तो मेरे पास इस समय एक पेपर है टर्म 2 प्री बोर्ड का। तो इस वीडियो में हम लोग इसी का फुल सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। जिसमें पहला है बेंजिल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। बेंजिल्डिहाइड जिसके अंदर CHO ग्रुप होता है, मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और एल्डिहाइड हमेशा टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, तो इसलिए टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये टेस्ट दे देगा। ये नहीं देगा, इसलिए हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरा पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन है। अगर हम पेंटेन 2 ओन का फॉर्मूला लिखें तो ये CH3 CH2 CH2 COCH3 आएगा। और किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में जिसके टर्मिनल पे इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप आता है वो आइडो फॉर्म टेस्ट देता है। तो पेंटेन 3 ओन में C डबल बॉन्ड O ये थर्ड वाले कार्बन पे आएगा, तो टर्मिनल ग्रुप ऐसा इसमें नहीं बनेगा, इसलिए ये आइडो फॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो एल्डिहाइड कीटोन टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं और इसके अंदर भी इस तरीके से एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है अगर ये फॉर्मिक एसिड है तो इस तरीके से ये भी टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, इसलिए इसको भी आइडेंटिफाई हम टॉलेन रिएजेंट के बेस पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम में एक रिडॉक्स रिएक्शन दिया गया है जिसके लिए ई सेल कैलकुलेट करना है। E0 सेल की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई N लॉग कंसनट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कैथोड। ये नेक्स्ट इक्वेशन है जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो E0 की वैल्यू यहाँ पे पहले से मेंशन है 3.17 माइनस 0.0591 बाई N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल होंगे वो 2 होंगे, इसलिए यहाँ पे 2 यूज करना है। लॉग कंसनट्रेशन ऑफ एनोड, यहाँ पे मैग्नीशियम एनोड होगा इसलिए 0.130 डिवाइडेड बाई ये लिखना होगा 10 की पावर -4। और इस रिएक्शन में इसके साथ कोफिशिएंट 2 यूज हुआ है, इसलिए आपको इसकी पावर भी 2 करनी होगी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये log 13 आता है और log 13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1139। ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 2.96। इसका आंसर होगा 2.96। थर्ड प्रॉब्लम है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे एक कीटोनिक ग्रुप है जिसको एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट किया गया है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं और एल्कोहल में रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन को करने के लिए 3 रिएजेंट यूज होते हैं। आप निकल प्लेटिनम पैलेडियम के साथ यूज करते हो हाइड्रोजन गैस, या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट हम लोग यूज कर सकते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो इसमें से किसी को भी आप यूज कर लोगे, ये कन्वर्जन हो जाता है। सेकंड वाले में आपको एक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बनाना है और आप जानते हो कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन लगी होती है और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं KMNO4 के साथ, तो ये हमेशा उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब इसी बेंजोइक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बनाना है, इसलिए इसके साथ हम लोग यूज कर लेंगे KOH, तो इस तरीके से इसका सॉल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। इसमें कंपाउंड हमारा ये दिया गया है, तो CH3NHC के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स ये इस तरीके से होगा NHCH के साथ आपको CH3 2 बार लगा देना है। अब हमारा जो मेन चेन होगा वो ये होगा जिसमें 2 कार्बन की एक चेन आ रही है नाइट्रोजन के साथ और एक कार्बन की, तो इसको हम एज अ पेरेंट ट्रीट करेंगे।
नंबरिंग करेंगे तो दूसरा नंबर इसको मिलेगा। तो इस नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस एल्केन के अंदर दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको लिखेंगे एन मिथाइल, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल और 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मीन्स ईथेन, और ये अमाइन है इसलिए इथेन अमाइन, ये इसका नाम होगा। सेकेंड है एक्सप्लेन गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में थैलिक एसिड से थैलीमाइड बनाया जाता है और उसी थैलीमाइड को हम लोग यूज करके यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो हमारा थैलिक एसिड मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप 2 होता है एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, इसी का हम लोग थैलीमाइड बना देते हैं, यानी इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं CO डबल बॉन्ड NH में। तो ये हमारा थैलीमाइड है, इसी को यूज करके हम लोग प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको ट्रीट कर देते हैं KOH के साथ। तो यहाँ पे OH H बाहर हो जाएगा वाटर फॉर्म में, इसका थैलीमाइड का पोटेशियम सॉल्ट हम लोगों को मिल जाता है और इसी पोटेशियम सॉल्ट को फिर हम लोग ट्रीट कर देते हैं किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ मीन्स RX के साथ। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा N के साथ, CON एंड K। अब इसी का रिएक्शन हम दो अलग अलग वे में कर सकते हैं, या तो इसका एक्वस AOH के साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं मीन्स एक्वस KOH या फिर NaOH, या फिर इसको हम किसी एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे प्राइमरी अमाइन हमको मिल जाता है और ये थैलिक एसिड अलग हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस कहते हैं। तीसरा जिसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड को एनिलीन में। बेंजोइक एसिड मीन्स बेंजीन पे COOH ग्रुप और इसको कन्वर्ट करना है एनिलीन में मीन्स बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर देते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये इसका अमोनियम सॉल्ट बना देता है मीन्स यहाँ पे आ जाएगा COONH4। अब इसकी हीटिंग हम लोग कर देते हैं, हीटिंग करेंगे तो यहाँ से वाटर बाहर चला जाता है और बन जाता है अमाइड CONH2। और कहीं पे भी अगर CO ग्रुप अटैच है और उस CO ग्रुप को हम हटाना चाहते हैं तो हम लोग हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन यूज करते हैं मीन्स इसको रिएक्शन को हम ट्रीट कर देंगे Br2 और रेड फास्फोरस के साथ। तो ये CO ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। इसका नाम लिखना है। तो नाइट्रोजन पे इथाइल ग्रुप 2 बार लगा हुआ है और 1 बार मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5 और C2H5। किसी एक को हम पेरेंट चेन मान लेंगे, फिर एक साइड में चला जाएगा। तो N के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है और एक इथाइल, तो इथाइल का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग नाम लिखते हैं। तो N इथाइल, फिर N मिथाइल, फिर इथेनामाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। राइट फॉलोइंग नेम रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं कोई भी प्राइमरी अमाइन और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एलॉन्ग विद KOH। तो इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है आइसोसाइनाइड। ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है जिसकी एक गंदी सी स्मेल होती है, जिसके बेस पे हमेशा हम प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्शियरी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, इसलिए इसको हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में आपके पास कोई भी अमाइड होगा, इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे ब्रोमीन के साथ एलॉन्ग विद रेड फास्फोरस। तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है एनिलीन में। आप किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ भी सेम रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में IUPAC नाम इसका लिखना है। तो इसको हम लोग अमाइन बोलते हैं, इसको क्लोराइडो और इसको इथेन 1,2 डायमीन।
तो अमाइन पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर क्लोराइडो आएगा, फिर इथेन 1,2 डायमीन, इसलिए हम लोग नाम लिखेंगे तो ये एक बार है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा सबसे पहले अमीनो, देन क्लोराइडो, उसके बाद इसके साथ नंबर 2 लिखा हुआ है, और एक बाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बिस लगाएंगे, बिस इथेन 1,2 डायमीन। उसके बाद फिर ये सेंट्रल मेटल क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ये दोनों जीरो वैलेंसी के साथ हैं, इसका चार्ज -1, इसका -2 -3 यानी कि +3 हो जाएगा, और आगे क्लोरीन लगा हुआ है इसलिए हम लोग लिखेंगे क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। व्हाट इज एन एम बाइडेंटेट लिगेंड, गिव एग्जाम्पल। एम बाइडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होंगे जिसके अंदर डोनर एटम एक से ज़्यादा होता है, मीन्स डोनेट करने वाले जो होंगे लोन पेयर को एक से ज़्यादा एटम होंगे, बट एट अ पर्टिकुलर टाइम ओनली वन एटम इज एबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, यानी पर्टिकुलर टाइम में केवल एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरा नहीं करता है। इसमें एग्जांपल साइनाइड और आइसोसाइनाइड आता है। ये एक आपका एम बाइडेंटेट लिगेंड होगा जिसमें एक बार कार्बन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, एक बार नाइट्रोजन कर सकता है। सेम ऐसे नाइट्राइटो N आता है NO2, और एक नाइट्राइटो O आता है ONO, तो ये भी हो सकता है। सेम ऐसे ही आता है आपका साइनाइड आइसोसाइनाइड CNS और NSC, कुछ भी हम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, दिस इज पैरामैग्नेटिक वाइल दिस वन इज डायमैग्नेटिक, इसको एक्सप्लेन करना है। पैरामैग्नेटिक के लिए हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो अगर इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्रोमियम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 24 के लिए, तो 3d5 और 4s1 आता है। क्रोमियम यहाँ पे +3 स्टेट में है, क्रोमियम +3 लिखेंगे तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d3, मीन्स इसके d ऑर्बिटल में कुल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक ही होता है। इसके केस में आएंगे तो निकल 28 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 3d8 4s2, निकल यहाँ पे +2 स्टेट में है, तो निकल +2 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, आएगा इसका इलेक्ट्रॉन टोटल 3d8, और जब d ऑर्बिटल के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है लिगेंड जो साइनाइड है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है क्योंकि ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, और इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, इसलिए ये हो जाता है डायमैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट, राइट द फार्मूला ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स, इसका फार्मूला लिखना है जिसमें पेंटा अमाइन नाइट्राइटो O लिखा हुआ है, कोबाल्ट 3rd, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल हमारा कोबाल्ट होगा, अमाइन ग्रुप 5 है इसलिए NH3 हम लोग लिखेंगे 5, और नाइट्राइटो का डोनर O है इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे ONO, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहाँ पे चार्ज होगा 3, अभी अमोनिया के पास कोई चार्ज नहीं होता, नाइट्राइटो 1-, टोटल चार्ज यहाँ पे केवल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बन रहा है, +3 के लिए यहाँ पे हम इसके ऊपर +2 चार्ज लगाएंगे। यहाँ पे इसके नाम में यहाँ पे आयन आना चाहिए था, अब इन्होंने क्यों नहीं लिखा, जब भी कोई भी चार्ज स्पीसीज होती है तो यहाँ पे आयन लिखा जाता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी write the electronic configuration of D4 ion if delta O is less than pairing energy। जब डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब जो T2G और EG होंगे उनके बीच में एनर्जी गैप कम रहेगा, और जब इनके बीच में एनर्जी गैप कम रहता है
तो हाफ फिल्ड होने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाता है Eg में। तो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे T2G में और Eg में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G3 और Eg1। ये पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने का सेंस होता है कि जो एनर्जी ज़रूरी होगा इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर पेयर कराने के लिए, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और उतनी एनर्जी हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इज ग्रीन बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज कलरलेस। कोई भी सॉल्यूशन कलरलेस होगा या फिर कलर्ड होगा, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी में इलेक्ट्रॉन का एक ग्रुप से दूसरे d ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफ़र होता है, यानी ट्रांजिशन होता है। तो T2G और Eg के अंदर इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होगा तो उसी को हम लोग dd ट्रांजिशन कहते हैं, और dd ट्रांजिशन की वजह से ही यहाँ पे कलर शो होता है। तो अगर ये ग्रीन कलर शो कर रहा है इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास नहीं है। तो यहाँ पे निकल 28 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d8 और 4s2 आएगा। निकल +2 स्टेट में है इसलिए कॉन्फ़िगरेशन 3d8 होगा। 8 का इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे हम d ऑर्बिटल के अंदर तो यहाँ पे कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वाटर यहाँ पे एक वीक फील्ड लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर सकता, इसलिए इसी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ग्रीन कलर शो करता है। इसके केस में क्या होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा, मीन्स D8 और जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, 2 अनपेयर्ड होंगे। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ये साइनाइड ग्रुप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से पेयर कर देता है। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं इसके सेंस में, इसलिए सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट, Which of the 3D series of the transition metal exhibit the largest number of oxidation state and why? तो 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है Mn, जो कि +7 तक होता है। और ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का काउंट सबसे ज़्यादा रहता है। इन द सीरीज दिस द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज़ वेरी लोवेस्ट। अब आपको पता है कि यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो एनर्जी, जिस एनर्जी को प्रोवाइड करके हम कहीं पे भी किसी मेटल को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी उसको हम ब्रेक करेंगे। और मेटेलिक बॉन्डिंग का डायरेक्ट रिलेशन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होती है, इसलिए उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई होता है। तो जब हम जिंक की बात करते हैं, जिंक एटॉमिक नंबर 30 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d10 और 4s2 आता है। इसके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब पेयर्ड होते हैं। जिंक 2+ स्टेट में जाएंगे तब भी इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, और इलेक्ट्रॉन के पेयर्ड होने की वजह से क्या होगा, ये बहुत कम मेटेलिक बॉन्डिंग शो करता है, और इसी मेटेलिक बॉन्डिंग के कम होने की वजह से इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत लो रहता है। Why is the highest oxidation state of the metal exhibited in its oxide and fluoride only? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब है कि जो मेटल है वो अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दे रहा है और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज ये शो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर ये एलिमिनेट करेगा तो कोई यहाँ पे इसके साथ एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सके, और ऐसे सभी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई वाले 2 एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं उसमें फ्लोरीन आता है और ऑक्सीजन आता है। इसलिए फ्लोराइड और ऑक्साइड के केस में ही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहता है। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक कीटोन दिया गया है जिसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं हाइड्राजीन के साथ, और उसके बाद फिर उसको ट्रीट कर रहे हैं KOH के साथ। तो इस रिएक्शन को हम लोग वुल्फ किचनर रिडक्शन कहते हैं, जिसमें सबसे पहले ये हाइड्राजीन इसके साथ रिएक्शन करके एक इमाइन बनाता है।
मीन्स इसका H2 इस O के साथ वाटर के फॉर्म में बाहर होगा और ये N के साथ C डबल बॉन्ड के थ्रू बाइंड हो जाता है। मीन्स CH3 डबल बॉन्ड N NH2 बनेगा। अब इसी का हम लोग KOH ग्लाइकॉल के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। तो जब इसको KOH ग्लाइकॉल के साथ हम ट्रीट करते हैं तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये C के साथ H2 अटैच होके इसको एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन बना देता है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो प्रोपेन आएगा। दूसरे में ये आपके पास एक अमाइड है, इसका रिएक्शन I2 और NaOH के साथ कराना है। और आपको पता है कि जब आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन हो जिसके टर्मिनल पे CH3CO ग्रुप दिख जाए तो उसका रिएक्शन जब हम I2 NaOH के साथ कराते हैं तो इसी रिएक्शन को हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टर्मिनल वाला आइडोफॉर्म बनाएगा और उसके पास जो बचा हुआ होता है वो एसिड का साल्ट बनता है। तो यहाँ पे ये एसिड का साल्ट बनाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा C6H5COO Na+ और उसके बाद हो जाएगा CHI3। ये प्रोडक्ट बनेगा। तीसरा है आपके पास एक एसिड का सोडियम सॉल्ट है जिसको ट्रीट करना है NaOH को। इसको हम लोग सोडा लाइम बोलते हैं और जब हम सोडा लाइम से किसी को भी ट्रीट करते हैं एसिड के सॉल्ट को तो ये सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर हो जाता है और इसका जो बचा हुआ हाइड्रोजन होता है वो इसके साथ अटैच होके एक हाइड्रोकार्बन की चेन बनाता है। तो यहाँ पे मीथेन मिलेगा और यही Na2CO3 बाहर होता है तो CO2 फिर वहाँ से रिलीज हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें है हाउ यू कन्वर्ट प्रोपेनोन टू प्रोपेन। प्रोपेनोन से प्रोपेन का कन्वर्जन आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये प्रोपेनोन है जिसको हमने बाद में प्रोपेन में कन्वर्ट किया है। तो इसी रिएक्शन को हम दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अदरवाइज़ इसको कन्वर्ट करने का और भी बहुत रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, कोई भी आपके पास कीटोन या एल्डिहाइड होगा उसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं जिंक अमलगम के साथ एलॉन्ग विथ HCl। तो ये इस CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए आपको मिल जाएगा CH3 मीन्स प्रोपेन। दूसरा बेंजोइल क्लोराइड है जिसको बेंजील्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। बेंजोइल क्लोराइड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर COCl ग्रुप। बेंजील्डिहाइड मतलब यहाँ पे हमको एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है, तो इसमें कन्वर्जन करना है। तो बहुत आसान है इसका कन्वर्जन। एक डायरेक्ट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बेंजोइल क्लोराइड होता है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रोजन-मुंड रिएक्शन, जिसमें हम इसको ट्रीट कर देते हैं हाइड्रोजन के साथ एलॉन्ग विद PDBaSO4। तो PDBaSO4 के प्रेजेंस में हम जब हाइड्रोजन से इसको ट्रीट करेंगे तो ये Cl एक H के साथ बाहर हो जाएगा और एक H इसके साथ अटैच होकर उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अगला है इथेनॉल को ब्यूटूइनल में कन्वर्ट करना है। इथेनॉल मतलब CH3CHO और ब्यूटूइनल मतलब CH3CCCHO। इनल 2 इनल है यानी कि दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब ये हमको एल्डाल कंडेंसेशन से प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसको ट्रीट कर देते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ। तो सबसे पहले बनेगा यहाँ पे एल्डाल। तो इसका एल्डाल हम लोग बनाएंगे तो बनेगा CH3 CH पे OH और CH2CHO। अब इसके बाद इसका हम लोग कर देंगे डिहाइड्रेशन, मीन्स इसको हम लोग हीट कर देते हैं एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। बस ये कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जिसमें पहला है लेदर गेट हार्डन आफ्टर टैनिंग। जब लेदर की टैनिंग करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो टैनिन एक प्रोडक्ट है जिससे ये टैनिंग वर्ड बनाया गया है।
तो टैनिन एक प्लांट प्रोडक्ट है जो जनरली होता है डेरिवेटिव्स ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो उसी पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम लोग स्किन के साथ ट्रीट करते हैं। तो जो टैनिन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो एनिमल का स्किन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ कोलाइडल सोल्यूशन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और आप जानते हो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट को जब हम मिक्स करते हैं तो कोएगुलेशन हो जाता है। तो स्किन के अंदर जो सोल्यूशन होगा उसका कोएगुलेशन हो जाएगा, तो वो हार्ड बना देता है उसको, क्योंकि सेल्स के अंदर फिर वही डिपॉजिट हो जाता है कोएगुलेंट और उसको हार्ड कर देता है। सेकेंड है लायोफिलिक सॉल्ट मोर स्टेबल है लायोफोबिक से। तो लायोफिलिक मतलब आप समझते हो सॉल्वेंट लविंग। तो यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज होगा और डिस्पर्सन मीडियम होगा उनके बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। और आप जानते हो सोल्यूशन स्टेबल तभी रहता है जब दोनों प्रॉपरली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ड्यू टू मोर इंटरेक्शन बिटवीन द dispersed phase and dispersion medium, lyophilic salt are more stable as compared with the lyophobic, because in such condition the dispersed phase and dispersion medium are not interact with each other. BaCl2 is more effective in causing coagulation. किसी नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट का कोएगुलेशन कराना है तो हार्डी-सुल्जे रूल में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन को कोएगुलेट कराने के लिए जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसमें अपोजिट चार्ज वाला जो कंपोनेंट है वही कोएगुलेशन कराता है। तो अब ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तो इसको कोएगुलेट कराएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज मतलब K+ कराएगा या फिर इसका पॉजिटिव चार्ज Ba2+ कराएगा। तो हार्डी-सुल्जे रूल का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो अपोजिटली चार्ज्ड स्पीसीज होगा उसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है इसलिए BaCl2 ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ये कम इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल अमाइन। एनिलीन जिसमें हम लोग बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगाते हैं और मिथाइल अमाइन में CH3NH2 प्रेजेंट रहेगा। अब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम होगी इसलिए ये इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है इसलिए इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। और आप जानते हैं जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होती है उसका pKb उतना ही कम रहता है, इसलिए pKb इसका कम रहेगा और इसका pKb ज़्यादा रहता है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। जब हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ऐड कराते हैं या तो एल्काइल ग्रुप या फिर एसाइल ग्रुप, इसलिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन हम लोग इसको कहते हैं। तो एल्काइल ग्रुप के लिए CH3Cl हम लोग यूज करेंगे एलॉन्ग विथ एनहाइड्रस AlCl3। एसाइल ग्रुप के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं CH3COCl एलॉन्ग विथ एनहाइड्रस AlCl3। अब AlCl3 हमारा क्या है, एक एसिड है और एनिलीन में जो अमाइन ग्रुप है वो एक बेसिक ग्रुप होता है। तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाता है और बना लेता है एक सॉल्ट, और ये जो सॉल्ट होता है इसके फर्दर रिएक्शन को रोक देता है इसलिए इनका इसके ऊपर अटैक हो नहीं पाता, इसलिए एनिलीन कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इन। पहला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब किसी मटेरियल को वाटर के अंदर सॉल्युबल बनाएंगे तो आपको दो चीज़ें डिस्कस करनी है, एक तो वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए और दूसरा इसकी साइज छोटी होनी चाहिए या फिर कह लो कि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, इसके पास 1 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है ये थोड़ा सा बल्कियर ग्रुप है और बल्कियर ग्रुप क्या करेगा, थोड़ा सा हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर ये बनने देगा नहीं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसलिए सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा
उसके बाद ये थोड़ा सा कम सॉल्युबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे कम बन रहे हैं, और सबसे कम सॉल्युबल ये हो जाएगा। दूसरा है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा नाइट्रोजन के ऊपर, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके साथ जो ग्रुप लगेंगे उनका नेचर हमको डिस्कस करना है कि वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं या फिर विथड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाला है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर होगा वो पूरा बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाएगा। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज करेगा, लेकिन ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज तो ये बेंजीन कर लेता, लेकिन ये इसके साथ ये डायरेक्ट अटैच नहीं है। इसके साथ पहले मिथाइल ग्रुप अटैच है, जिसके एक हाइड्रोजन को हमने बेंजीन से रिप्लेस किया है। तो इसके डायरेक्ट ये कांटेक्ट में नहीं होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो नहीं पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? यहाँ पे केवल विथड्रॉ करने वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे विथड्रॉ भी कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड भी कर रहा है। तो सेकेंड नंबर इसका आ जाएगा, थर्ड नंबर इसका आ जाएगा। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी हम लोग इंटरेक्शन चेक करते हैं। तो इंटरेक्शन में अगर कोई दूसरा इंटरेक्शन नहीं होगा तो नॉर्मल वान डेर वाल्स फोर्स देखेंगे। तो यहाँ पे इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे देखेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है एल्कोहलिक का, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N के कंपेयर में ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो ये शो करेगा। अब इन दोनों में मोलर मास सेम है, इसके साथ हमने दो ग्रुप को लगा रखा है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हमने कम किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ज़्यादा बनाएगा ये, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो सेकेंड नंबर ये आएगा, थर्ड नंबर ये आएगा। 10th है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज दिस। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हम लोगों को करना क्या है? सबसे पहले डेल एम सी और डेल एम नॉट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज दिस, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी ये इस कंसंट्रेशन पे दिया गया है, मीन्स ये वैल्यू डेल एम सी है। तो डेल एम सी हमको पता हो गया 46.1। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों को इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इनके आयन की कंडक्टिविटी। तो हम लोग कोहलास लॉ से इसका मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डेल एम नॉट हम लोग निकालेंगे तो 349.6 में 54.6 हमको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से आ जाएगा ये 404.2। तो सबसे पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे जो एल्फ़ा होता है। तो एल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा डेल एम सी बाई डेल एम नॉट। तो वैल्यू हम लोग यूज कर लेंगे और इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.114, मीन्स ये 11.4% में होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यूज करके हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालते हैं। तो के इक्वल टू हो जाएगा सी एल्फ़ा स्क्वायर और 1 माइनस एल्फ़ा, जहाँ पे एल्फ़ा वैल्यू हम परसेंटेज वाला यूज नहीं करते, हम ये वाली वैल्यू यूज करते हैं। तो इसको हम यूज कर लेंगे तो 0.025 मल्टीप्लाई 0.114 का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस 0.114, और जब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 1.3 इंटू 10 की पावर -2। तो इसका हो जाएगा के। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं फार्मूला √n+2, जहाँ पे n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे +2 स्टेट में। तो 27 के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3d7 और 4s2 आएगा। +2 स्टेट में इसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इसलिए 3d7 आएगा। 3d7 के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं अनपेयर्ड, यानी n की वैल्यू हम लोगों को यूज करनी है यहाँ पे 3। तो 3 यूज कर लेंगे तो हो जाएगा √3 3 + 2 5 3 जा 15 √15, और √15 की वैल्यू होती है 3.87। इसका आ जाएगा ये मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटॉन्स में।
नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। अब इसका आंसर आप बहुत सारे बेसिस पे दे सकते हो, तो मैं इसके आंसर को दो अलग अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला आंसर तो इसका ऐसे हो सकता है कि जब हम कॉपर प्लस को कॉपर 2 प्लस में चेंज करते हैं तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव हमको मिलता है। इसकी वैल्यू लगभग -1.6 वोल्ट के आसपास होती है। और नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब आप समझते हो कि ये ऑक्सीडेशन को फेवर करता है, इसीलिए एक्वस सोल्यूशन में Cu प्लस ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर 2 प्लस में। दूसरा आंसर आप ये दे सकते हो कि कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस में, जब कॉपर 2 प्लस की कंडीशन में आप जाओगे तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को कम कर रहे हो। और जब इलेक्ट्रॉन को आप कम करोगे तो इनडायरेक्टली साइज डिक्रीज हो जाती है, और जिसकी साइज छोटी होती है उसका आपको पता है हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है, और जिसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। इसलिए एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादा सॉल्युबल होता है, मतलब ज़्यादा ये स्टेबल रहता है। Why are Mn2 plus compound more stable than Fe2 plus towards the oxidation of their +3 state? अब इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, अगर हम Mn2 प्लस को डिस्कस करें तो मैग्नीज 25, कॉन्फ़िगरेशन 3d5 और 4s2 है, +2 स्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, मतलब ये 3d5 स्टेट में है। ऐसे आयरन को डिस्कस करें तो आयरन 26 होता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6 और 4s2। इसको अगर हम +2 स्टेट में लिखेंगे तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6। अभी ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, यानी ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 3d6 को कन्वर्ट करेगा 3d5 में, और फिर ये हाफ फील्ड हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ऐसा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन और लूज करना पड़ेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए ये वाला आसानी से +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये वाला नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, रीज़न आपको देना है, ट्रांजिशन मेटल एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आपको बस लिख देना है क्योंकि इनके कंपाउंड्स के अंदर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कलर कंपाउंड होता है इनका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंस होता है जो शो करते हैं डी ट्रांजिशन, मतलब T2G और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता रहता है। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। गुड कैटलिस्ट के लिए 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको अच्छा कैटलिस्ट बनाती हैं। सबसे पहला, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वेरिएबल, और जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो ज़्यादा एलिमेंट के साथ बाइंड होकर कंपाउंड भी बना सकता है। और दूसरा, इसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, यानी इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है जो किसी भी रिएजेंट से आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसलिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट आपका केस बेस्ड प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं इसको क्या है। इसमें पहला है, अ रिएक्शन इज ऑफ द सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो कह रहे हैं इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दीजिए। तो हम लिखेंगे dx/dt इक्वल टू k, कंसनट्रेशन ऑफ a सेकेंड ऑर्डर है तो पावर 2 और b फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1। ये हो गया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। उसके बाद है, हाउ इज़ द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ a 3 टाइम्स। अगर ए की कंसंट्रेशन को हम 3 टाइम्स करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 9 टाइम्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन विद मॉलिक्युलरिटी 3 आर वेरी रेयर, एक्सप्लेन। यहाँ पे क्या होता है कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद ही क्या होता है, इनको प्रॉपर एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इनका प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए। और जब हम मॉलिक्यूल्स के नंबर को बढ़ाते जाते हैं तो इनका फिर प्रॉपर कोलिजन हो नहीं पाता,
और जब प्रॉपर कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी आप 3 से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए ये रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ गिवन रिएक्शन? 2HI H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में वो 2 हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन दिस। रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ में जो आपको कंसंट्रेशन टर्म दिए जाते हैं उनके कोफिशिएंट को ऐड करने पे जो नंबर आता है वही होता है ऑर्डर। तो ये आएगा आपको यहाँ पे 2, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट दिस। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम लोग ऑर्डर बता सकते हैं। तो इसका यूनिट हम लोग निकालते हैं, तो फॉर्मूला एक जनरल यूज करते हैं, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n, जहाँ पे n ऑर्डर है, इनटू सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे आप देखो तो मोल के पावर आपको -1 दिख रहा है, यानी इसके ऊपर -1 हमको लाना है। अब -1 लाने के लिए हमको n की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी 2, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर इसका होगा सेकेंड। डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जो आपको दिखने में लगता है सेकेंड ऑर्डर लेकिन वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, उसी को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा कब होगा? जब आप रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हो, यानी उसको कंसंट्रेशन को चेंज नहीं होने देते, मतलब उसको हम लोग ले लेते हैं एक्सेस अमाउंट में। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हम लोग पढ़ते हैं। फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। ये डेटा दिया गया यहाँ पे, इसके बेस पे आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन जब टोटल प्रेशर ये है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट निकालते हैं। तो रेट कांस्टेंट के बाद कैलकुलेशन हो जाएगा। तो जो रिएक्शन दिया था वो था SO2Cl2 चेंज इनटू SO2 प्लस Cl2। अब यहाँ पे इनिशियल इसका जो प्रेशर है 0.5 है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ इसलिए इनका प्रेशर हम 0 ले लेंगे। उसके बाद हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम यानी जो 100 सेकेंड दिया हुआ है इस पे इसका प्रेशर P हो गया, इसका प्रेशर P हो गया, तो इसका प्रेशर P रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस P। तो अब इसी रिएक्टेंट के प्रेशर को दोनों को हमको यूज करना होता है। तो अब ये P की वैल्यू कितनी होगी पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल प्रेशर इस 100 सेकेंड पे जो होगा 0.5 माइनस P प्लस P प्लस P, यानी इसका इसका इसका, और टोटल मिल के 100 सेकेंड पे 0.6 होना चाहिए, तो इसको 0.6 लिख दिया। अब एक P कैंसिल हो गया, P की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 0.1, यानी कि 100 सेकेंड पे इसका जो प्रेशर यहाँ पे आपको मिलेगा वो 0.5 माइनस 0.1 मीन्स 0.4 मिलेगा। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ यूज करते हैं उसको हम यूज कर लेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को आंसर मिलता है 2.2316 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस रेट कांस्टेंट को यूज करके किसी दूसरे प्रेशर के लिए अगर आपको रेट बताना होगा तो आपको करना कुछ नहीं होता है, जो एक बार K आ गया है उस K को आप यूज करो और जो प्रेशर आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे उसी प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम यही जो वाला जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इनिशियल तो प्रेशर 0.5 ही रहेगा, इन दोनों का 0 जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ 100 सेकेंड पे हमने इसका जो टोटल प्रेशर होगा अगर इनका P एज्यूम करेंगे तो ये 0.5 माइनस P होगा, लेकिन इनका जो प्लस था हमने जो पहले यहाँ पे 0.6 कंसीडर किया था इसके लिए अब वो हमको 0.65 करना है। तो 0.5 माइनस P प्लस P करके हमको 0.65 करना है। तो ये P इक्वल टू आ जाएगा 0.65 माइनस 0.5 यानी कि 0.15। अब यहाँ पे 0.5 में से 0.15 हम माइनस करेंगे तो प्रेशर एट 100 सेकेंड हमको मिलेगा 0.35। तो जो न्यू रेट आपको निकालना होगा उसमें जो K हमने निकाला था 2.2316 इंटू 10 की पावर -3, इसी में
इस प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको नया रेट मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 7.8 इंटू 10⁻⁻5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा पेपर है। अगर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल को हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, ऑन एवरेज पेपर है ये। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ।